Unacademy. Let's crack it. This is just a चाय पे चर्चा event basically with Chandramouli sir. An idea is कि first को जो budget आया है, interim budget, on that we'll have a basic discussion basically to be done, okay? And one more thing as a plus, chai is on the house basically till that time. So as much as you guys want, Raju Bhaiya is here. He'll be able to give you guys as much chai as you want, okay? That is one. At least you guys are happy with it, right? Second thing, sir will be asking few questions from all of you, okay? And as and when who is giving the right answers for it will also be given some gifts along with it, okay? Chalo, thank you everyone. Sir is here. I would appreciate a round of applause for it. ठीक है सर आई थिंक चाय और बिस्किट्स है, बाकी कुछ और अगर हो तो इधर नहीं होगा। वो आप समझ सकते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिग्निफाई एंड आइडेंटिफाई। वो बेंजीन उसमें बहुत निकलता है, वो नहीं चाहिए यहाँ पे। चाय चलेगा, बिस्किट चलेगा। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड मे बी शायद इंटरिम बजट थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा आप लोगों ने। एक ऐसी बस डिस्कशन करना है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट्स थोड़े बहुत अगर होंगे तो चलेगा, बट आई जस्ट वांट टू फील व्हाट इज़ योर एनालिसिस अबाउट बजट्स और कैसे लगभग आप देख रहे हो उसको, इसी पे चर्चा करना है। अगर आप इजाज़त दे तो शायद आज इन्हीं चाय स्टॉल्स पे बहुत रातें बीती हैं, तो 2-3 लाइन बोलना चाहेंगे अगर आप इजाज़त दे तो। और शायद ये लाइन पहले भी हुई है, कुमार विश्वास साहब की कुछ लाइन से मॉडिफाइड है बस। इट गोज़ लाइक कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, टोन अभी नहीं आ रहा है, कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर एस्पिरेंट्स की बेचैनी को बस एस्पिरेंट समझता है। तीसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है हमको इसमें, कि कैसे रिश्ते तोड़ नाते तोड़ के हम रहते हैं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और आई थिंक एस्पिरेंट लाइफ शायद सब लोग हम लोग देख ही रहे, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक हियर। इंटरिम बजट आया, पहले तो आप में से शायद एकेडमिक नॉलेज हो चुका होगा अच्छा खासा। बजट किस आर्टिकल में डिफाइंड है? बजट थोड़ा सा आगे आ सकते, बजट एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है क्या किसी आर्टिकल में? नो सर। अच्छा, एक्सप्लिसिटली नहीं है, तो क्या नाम से लिखा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 14 नहीं 112 है। अच्छा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाएगा, और वो क्या लिखा हुआ है किसी आर्टिकल में? क्या लगता है किस आर्टिकल में? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हाँ 266। सोचिए, आर्टिकल्स भी याद करके आए। आर्टिकल 266 आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटिजेंसी भी है। अरे पीछे मत रहिए, आगे आ जाइए। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो किधर लगता है, किस आर्टिकल में? कंटिजेंसी फंड कुछ है लगता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहीं पे है? 266 में कंसोलिडेटेड हो गया, पब्लिक हो गया, कंटिजेंसी कहां जाएगा? अरे अगला ही आएगा ना, 266 है, 267 ही होगा। ये तो बेसिक हो गया। एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताना है। सरकार वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट, ये दोनों अलग अलग तरीके से लेती है। दोनों में फर्क क्या है, कौन बता सकता है? देखिए, अभी पता है, अगर यहाँ पे पॉलिटिकल इशू हो रहा होता ना तो लगातार सबके पास आइडियाज आ जाते, पर थोड़ा सा शायद टेक्निकल हो गया। वोट ऑन अकाउंट वर्सेस इंटरिम बजट। हाँ, अरे बोलिए, वोट ऑन अकाउंट क्या डिफरेंस? नहीं, हाँ डिफरेंस है टाइमिंग का। वोट ऑन अकाउंट सर हर साल हो सकता है, लेकिन इंटरिम बजट जब सरकार का टर्म खत्म हो रहा है तभी होता है। अच्छा, इनका कहना है कि वोट ऑन अकाउंट कैन बी एनी टाइम, पर इंटरिम बजट शायद जब सरकार का समय खत्म हो रहा हो, इलेक्शन आ रहे हो, तब होता है। ऐसा ही है, क्या लगता है? ये भी सही है, लेकिन इंटरिम बजट में हो सकता है कि केवल एक्सपेंडिचर शो ऑफ करे, और जो अगले 3-4 महीने हैं जहाँ खर्च होने वाले हैं उसको वोट ऑन अकाउंट से पार्लियामेंट में पास कराए। लाइक अप्रैल मई जून तक का जो भी खर्चा होगा सरकार का, बिकॉज देयर इज नो फुल बजट, सो दे वुड गेट इट पास थ्रू वोट ऑन अकाउंट्स। टोटली करेक्ट, बिल्कुल यही जवाब एक्सपेक्टेड भी था। वोट ऑन अकाउंट आपका एक तरफ से बस एक्सपेंडिचर के लिए दिखा रहा है दैट वी नीड सम मोर मनी, पर जो इंटरिम बजट है वो क्या दिखा रहा है कि आपका रेवेन्यू भी कितना आ रखा है वो भी दिखा रहा है, प्लस सम एक्सपेंडिचर दैट इज गोइंग टू बी मेड। तो फुल बजट तो खैर है भी नहीं, पर इस बजट में जो इंटरिम बजट आया है
ऐसा क्या आपको अनोखा लगा, बहुत अलग लगा, जो शायद अभी तक कहीं नहीं दिख रहा था? पहली बार ऐसा क्या दिख रहा है आप लोग को? एनीवन, एनीथिंग दैट यू फील लाइक बहुत अलग सा हुआ? हाँ, कुछ बोलना है? कुछ नहीं? हाँ हाँ, एफडीआई के बारे में बोला है कि फर्स्ट डेवलप इंडिया. एफडीआई के ऊपर बोला है फर्स्ट डेवलप इंडिया, और एफडीआई नॉर्मली आपका है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था, उसको बोला पहले फर्स्ट डेवलप इंडिया, देन यू विल गो आउट फ्रॉम हियर. हाँ, सर टैक्स ऑफेंस के लिए 25,000 रुपये तक माफ़ किए हैं 2010 के पहले, प्लस 2010 से 2015 के बीच 10,000 तक का, ताकि बहुत सारे जो टैक्स ऑफेंस के केसेस है वो एक्चुअली इनका कहना है जो लोग टैक्स भर नहीं पा रहे थे कुछ अवधि तक, जैसे आप जब आईटीआर भरते हैं तो कुछ टैक्स आपके ऊपर बच जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स का डिमांड माफ किया गया, 1 करोड़ के आसपास लोगों को फायदा होगा, ये बोला गया है. अब हालांकि इसका सच्चाई कितना नहीं पता है, कुछ और अनोखा लग रहा है. जैसे चुनाव होने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा मेजोरिटेरियन स्कीम्स नहीं लाए हैं, सॉप्स नहीं लाए गए इस बार जो लास्ट टाइम लाए गए थे. और इस बार ये भी देखने को मिला है कि मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लिए भी हाउसिंग एक स्कीम लाने की बात सरकार कर रही है, जो पहले केवल गरीब लोगों के लिए था, प्रधानमंत्री आवास योजना. मतलब पिलर में सिर्फ गरीब नहीं है, मिडिल इनकम क्लास को भी लाया जा रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं. हाँ, जीडीपी का एक नया डेफिनेशन भी दिया गया है, क्या? जिसमें गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस, ये बहुत सीतारमन बढ़िया. जी ने बोला. तो देखिए डेफिनेशंस के मामले में तो आप देख ही रहे हैं 2014 ऑनवर्ड्स, प्लीज डोंट मेक इट पॉलिटिकल, डेफिनेशंस बहुत आ रहे हैं और कीवर्ड्स भी बहुत आ रहे हैं, और बहुत सही बोला इन्होंने. इसमें 3D भी बताया गया, डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी, ये भी बताया गया. हाँ, कुछ बोला चाहता. हाँ, वैक्सीनेशन ड्राइव्स आर गोइंग टू बी वैक्सीनेशन ड्राइव और सर्वाइकल कैंसर का इंट्रोड्यूस किया, और कल की खबर आपने देखी होगी, कुछ एक दुखद खबर भी रही है. ओके ओके, माय क्वेश्चन नाउ इज, सोलर एनर्जी के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है, हालांकि 22 तारीख से ही चालू है वो चीज, पर कल बजट में भी आई है सूर्योदय स्कीम करके, पर सोलर के ऊपर ही क्यों ध्यान दिया जा रहा है? सोलर के ऊपर ही क्यों? नेट जीरो, और कुछ इसके अलावा? एंड साइमल्टेनियसली जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको कम करना है, और 1 करोड़. तो सोलर पे क्यों? जियोथर्मल भी है, विंड भी है, सोलर क्यों? हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री है ना, बहुत सारा सन आता है हमारे पास. 750 गीगावाट का पोटेंशियल है, 750 गीगावाट का पोटेंशियल, और आपको पता है कितना अभी इंस्टॉल्ड है? 75 के आसपास, नवंबर 2023 75 के पास इंस्टॉल्ड है, और आपका 750 गीगावाट का कैपेसिटी है. इसलिए किया जा रहा है ध्यान कि इसी को बढ़ा लिया जाए. अगर आप थोड़ा केपेक्स समझते, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रॉम यू. इसमें दिखाया गया बजट में कि हम लोग जब रेवेन्यू आउटगो कर रहे हैं तो लगभग 20% के आसपास इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है. आपको लगता है सस्टेनेबल है 20% इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं? डू यू फील इट इज सस्टेनेबल? कौन बताना चाहेगा इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसको कंट्रोल करना, इंटरेस्ट पेमेंट 20% ऑफ योर टैक्सेस, रेवेन्यू कलेक्शन इज गोइंग एज इंटरेस्ट पेमेंट, कैसे कंट्रोल किया जाए? सब्सिडीज मिनिमाइज किया जाए. सब्सिडीज, वैसे आपको सॉरी इंटरफेयर किया, सब्सिडीज मिनिमाइज होती जा रही हैं, अगर आप देखेंगे बजट में तो कम होती जा रही हैं. और कुछ? स्कीम कम किया जाए. पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं लाना चाहिए. और कुछ? हाँ, गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसमें कुछ विशेष इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है. एंड वंस वी स्टार्ट डिसइन्वेस्टिंग आवर लो परफॉर्मिंग पब्लिक एसेट्स, इट वुड ऑटोमेटिकली जो हमारा जैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू में इजाफा होगा. एंड ऑल्सो वन थिंग वी सी ना, द रेवेन्यू डेफिसिट प्रॉब्लम विथ आवर कंट्री इज रेवेन्यू डेफिसिट. दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुट लॉट ऑफ मनी इनटू कैपिटल, बट रेवेन्यू 2018 में इन्होंने एक लॉ लाया, और जो FRBM का अंतर्गत एक और एक्ट था, रेवेन्यू डेफिसिट, उसको उड़ा दिया इन्होंने. तो दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक. एनी इकोनॉमिस्ट वुड सजेस्ट कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हो. भारत का लोन लेना, सब्सिडी, इंटरेस्ट देना कोई बुरी बात नहीं है. वी आर इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, तो वो बनता है. बट हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें इसको वो करना है. 5.1 अभी रखा है 24-25 में, और जो इनका अल्टीमेट टारगेट है कि FRBM के अंतर्गत आना है 26 तक, आई थिंक दे विल बी एबल टू अचीव. FRBM का टारगेट क्या है? FRBM का टारगेट कितना है? FRBM का टारगेट 3% रेवेन्यू डेफिसिट जो आपको लेकर आना है, 3% लेके आना, और फिलहाल कितना चल रहा है? 5.8%.
इसको कम करके अगले साल 5.1%, फिर अगले साल कम करके 4.8 के आसपास शायद लाने की बात है. बट माई क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि कैसे इस FRBM को, अगर आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया है, तो FRBM आई थिंक 2003 में आया और उसके बाद से लगातार देखेंगे तो एक एस्केप क्लॉज इसमें डाल दिया जाता है कि सिंस वी आर ट्रबल्ड, हम लोग को अभी इतना मैनेज नहीं हो पाएगा इसीलिए लोन ले रहे हैं. पर पॉइंट इज कब वो समय आएगा जब रेवेन्यू डेफिसिट आपको कम होता दिख सकता है? व्हाट इज दैट टाइम और वो कैसे होगा, इसके ऊपर आपके विचार क्या है? कैसे कम हो सकता है रेवेन्यू? हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट पीपीपी मॉडल पे फोकस करेंगे तो किसके ऊपर? पीपीपी मॉडल. PPP मॉडल के ऊपर फोकस करने से रेवेन्यू डेफिसिट कम हो सकता है, सरकार कम लोन लेगी, थोड़ा प्राइवेट भी पैसा डाल सकता है. ठीक है, और कुछ? टैक्स कम हो सके, टैक्स कलेक्शन भी प्रॉब्लम है सर. जितना टैक्स कलेक्शन में मतलब आप चाहते हैं टैक्स नेट को बढ़ा दिया जाए, टैक्स नेट कुड बी इंक्रीज. सही है, और कुछ? हाउ टू रिड्यूस दिस रेवेन्यू डेफिसिट? हाँ, Monetization of informal sector. मोनेटाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मल सेक्टर से शायद आपका वही चीज है कि टैक्स नेट बढ़ जाएगा और रेवेन्यू डेफिसिट कम हो सकता है. रेवेन्यू डेफिसिट फिलहाल 5.8% चल रहा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आते हैं. कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है. पिछले अगर कुछ बजट्स देखेंगे, कुछ चीजों पे ध्यान दिया गया है. व्हाट डू यू फील लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ता है, जो बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले 4-5 साल से, और बढ़ने देना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को? क्यों बढ़ने देना चाहिए? सर एसेट क्रिएट होता है उससे. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एसेट क्रिएशन, और शायद सारा रीजनल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, सब कुछ उसी से होने की संभावना रहेगी, इसीलिए बढ़ते रहने चाहिए. ओके, माय वन मोर क्वेश्चन ऑफ इंटरिम बजट इज, शायद इस बजट में हम लोग देख रहे थे वी हैड NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब लोन लेके जो फरार हो चुके हैं, वैसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है. तो शायद नॉन परफॉर्मिंग एसेट इफ आई कंपेयर कम होता जा रहा था, शायद अब 3.8 के आसपास है, और एक जमाना था जहां 14-15% तक भी पहुंच चुका था NPA. क्या वाकई में NPA कम हो रहा है? सच्चाई है ये, या इसके पीछे कुछ और लॉजिक है? आपको क्या लगता है? A separate vehicle and transferring the debt there. So they are making a separate vehicle और separate account जहां वो ट्रांसफर कर देते हैं और दिखाते नहीं है. एक बहुत बड़ा लॉजिक इसके पीछे समझिएगा. अकाउंट्स बुक को हर साल क्लियर किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ, कि आपका राइट ऑफ कर दिया, अब अगले साल आपको दिखेगा नहीं, पर बैंक के अभी भी NPA बने हुए हैं. और क्या रीजन लगता है कि NPA कम क्यों दिख रहा है? आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड याद है, IBC कैसा काम कर रहा है? उसका मदद मिल रहा है यहाँ पे? IBC का मदद मिल रहा है क्या? क्या लगता है? हाँ, इधर से कोई नहीं. IBC काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है? काम तो चल रहा है बट बहुत डिले. क्यों डिले क्यों है? मतलब रेजोल्यूशन में बहुत टाइम लग रहा है, 700+ डेज लग रहे हैं. 700+ डेज टू बी प्रिसाइज. रिपोर्ट जो आई थी 680+ डेज का एवरेज टाइम है रेजोल्यूशन का, इसीलिए IBC डिले हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, स्क्रूटनी के दौरान वी कैन नॉट हैव दैट. 6 महीना शायद लग रहा है, तो स्क्रूटनी के दौरान ही एक प्रोसेस चालू हो ही नहीं पा रहा है. ओके, माय क्वेश्चन इज नाउ, इन्फ्लेशन दिखाया गया था, हेडलाइन इन्फ्लेशन, फर्क क्या है हेडलाइन वर्सेस कोर? हेडलाइन वर्सेस कोर, इधर से कोई? हाँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, कोर में फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन का जो पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत फ्लक्चुएटिंग है. चलिए, बिल्कुल सही जवाब है. कोर में से फूड और फ्यूल जो कि वोलेटाइल है उसको हटा देते हैं, बाकी हेडलाइन में यू हैव एवरीथिंग देयर, या हेडलाइन में आपका वोलेटिलिटी आती है. अब हेडलाइन इन्फ्लेशन कम होता दिख रहा है, पर क्या आप यहाँ रह रहे हैं राजेंद्र नगर में और आप ये बात कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन कहीं से भी कम होता दिख रहा है? आपको क्या लगता है? और अगर नहीं दिखता है तो क्यों नहीं दिखता है, इसका भी जवाब चाहिए. क्यों नहीं दिखता है? डिमांड ज्यादा है और खाने पीने की व्यवस्था उतनी नहीं है. शायद एक भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं, दाल का प्राइस अगर आप देखेंगे, दाल प्राइस बढ़ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा होगा? दाल का प्राइस, कनाडा से रिश्ते खराब हो रहे हैं, शायद इसलिए पल्सेस का हम लोग जो इंपोर्ट करते थे वो कम हो रहा है, इसीलिए प्राइस बढ़ रहा है. कुछ और दाल का और क्यों बढ़ रहा है प्राइस? जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए दाल का प्राइस बढ़ रहा है. हाँ सर, राइस और वीट के लिए MSP है, दाल के लिए जो इनका PM आशा था अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो इंसेंटिवाइज अगर नहीं होंगे फार्मर्स तो ज़्यादा नहीं उगाएंगे. ठीक है, क्योंकि सर मोस्टली जो इंडिया है वो इंपोर्ट करता है सीरियल्स को, वो मतलब वो नहीं करता, प्रोड्यूस कम करता है. पॉइंट इज दाल का एरिया कम होता जा रहा है, क्रॉपिंग
पैटर्न अगर आप देखिए, दाल का एरिया कम हो रहा है, राइस व्हीट का बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि एमएसपी ज्यादा है, दाल पे आप नहीं दे रहे इतना, इसीलिए इन्फ्लेशन आने वाले समय में तो कम होता नहीं दिख रहा है। पर रिपोर्ट फिर भी बोल रही है बजट, पीछे मत खड़े हो, आगे आ जाइए, क्या लगता है दाल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? हाँ नहीं Sir, we are importing pulses from the Myanmar and East Africa, and these are highly geopolitically tension areas. So that one of the factor is like we are shipping from those areas. Which and areas? shipping East Africa and Myanmar. Those are all geopolitically tensioned areas right now. So that is also one of the factor. ठीक है, और तेल के लिए क्या बोलेंगे? तेल का दाम कम होगा 24 में? तेल का दाम कम होगा क्या लगता है? इसके दो आंसर हो सकते हैं, कुछ 24 में और भी होने वाला है। क्या लगता है तेल का दाम कम हो सकता है? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगेन वही जो अभी जियोपॉलिटिक्स चल रहा है साउथ वेस्ट एशिया में। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि सरकार शायद मार्च अप्रैल मई के आसपास कुछ कम करने की कोशिश करे, ऐसा लगता है आपको? होना तो चाहिए, क्योंकि हर साल अगर आप देखेंगे जिस साल भी इलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कम करने का। बट ऑफ कोर्स वेरी करेक्ट कि आपका अगर वेस्ट एशिया ट्रबल चल रहा है तो दिक्कत होगी ही होगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑयल के दाम को अगर कम करने का पुश भी करे तो अदर इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये ऑयल के दाम कम करने की कोशिश करे तो कोई, ये तो हम और आप समझते हैं ना, जनता जिसको वोट करना है वो कौन समझ रही है इसको? तो ये तो हम और आप समझ सकते हैं कि पैसा कहीं से डाइवर्ट होगा। अच्छा, इस बजट को अगर देखें, जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम यू, एजुकेशन और हेल्थ इन दो के ऊपर भी ठीक ठाक बात की गई है। प्राइमरी इनरोलमेंट हमारा 99% से ऊपर जा रहा है, पर फिर भी सेकेंडरी इनरोलमेंट या हायर एजुकेशन का इनरोलमेंट नहीं बढ़ पा रहा है। रीजन क्या हो सकते हैं, वाई? और इस रिपोर्ट बजट ने बोला कि जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनका स्टेम में इनरोलमेंट बढ़ रहा है। पर कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी असर की, ASER, जिसका कहना था कि महिलाओं का एनरोलमेंट स्टेम में कम होता दिख रहा है। रीजन कैसे? कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों क्यों लग रहा है? आखिर महिलाओं का स्टेम में बजट बता रहा है बढ़ रहा है, पर असर बता रहा है बढ़ नहीं रहा है। क्यों? महिलाओं का क्यों एनरोलमेंट नहीं बढ़ रहा है? स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या लगता है? महिलाएं जवाब देंगी। महिलाएं चाय पीने में व्यस्त हैं, जवाब कौन देगा? हाँ नहीं, आप में से कोई? स्टेम में क्यों नहीं एनरोलमेंट बढ़ रहा? हाँ हाँ, ज्यादातर लड़कियां बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है तो वो डॉक्टर बन रही है, साइंस एंड टेक में नहीं जा रही है। नहीं, तो उसमें तो पूरा सब कुछ आएगा ना, मेडिसिन भी है। स्टेम में तो आपका पूरा साइंस का है। टेक्निकल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम एग्जाम्पल दें तो अभी हम जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हम जो खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखा जाए तो फिर हम भी तो सिर्फ फी पे कर रहे हैं ना। सही बात है, फी कम करना चाहिए। सही बात है, सारे कोचिंग को फी कम कर देना चाहिए। रूम रेंट भी कम करने की आवाज आ रही पीछे से। सर सबसे पहला जो वोमेन का लेस जो पार्टिसिपेशन है साइंस एंड टेक के फील्ड में, वो सबसे बड़ा कारण है सोशल डायनेमिक्स, जो बायसनेस है मेल के प्रति, जो उनको एनकरेज नहीं करता है इनिशियल लेवल में, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाते हैं। आप करते हैं? जी, मैं जिस तरह से अभी एजुकेशन के फील्ड में धीरे धीरे ज़्यादा अवेयर हो रहा हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी इक्वालिटी कितना आवश्यकता है। तो कल को IAS बनेंगे तो समाज को बदलने आएंगे। बिल्कुल। चलिए, नाम नोट कर लिया जाएगा इनका। हाँ बताइए। सर जो प्रथम द्वारा रिपोर्ट लाया जाता है उसने एक सैंपल साइज लिया था जिसमें 28 जगहों के सैंपल का लिया है, बट बजट में वो एक हॉलिस्टिक ऑल इंडिया लेवल पर निकाला जा रहा है, इस वजह से थोड़ा डिस्क्रिपेंसी आ रही है। ठीक है, पर फिर भी एक सच्चाई तो है कि एनरोलमेंट ऑफ विमेन इन स्टेम इज लेस, ये सच्चाई है। इसका रीजन क्या है कि क्यों कम है? एनरोलमेंट ऑफ विमेन इन स्टेम कम क्यों है? हाँ, बिकॉज ऑल्सो ये है ना कि जितना फ्रीडम जैसे मैरिज एज का है, जितना प्रेशर सोसाइटी का वुमन पे है, एंड स्टेम में अगर आप कुछ कर रहे हो, इट माइट टेक्स फ्यू ईयर इन R&D साइंस है, जिसमें समय लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, बाहर भेजना पड़ता है। वो मेल के लिए ईजी है, बट फीमेल के लिए आज भी। इस समाज की सच्चाई बता रहे हैं, शायद यही सच्चाई है। मेल को स्टार्टिंग से ही सुविधाएं मिल चुकी हैं और फीमेल को आज शायद हम लोग सब संघर्षरत हैं कि मिल जाए, और शायद आगे चलकर मिल भी सकती है। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? सर अपार्ट फ्रॉम जेंडर सेकेंडरी एजुकेशन उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही है, थोड़ा बोरिंग हो गया है, तो इस वजह से बहुत लोग का एनरोलमेंट सेकेंडरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा दिखता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अनएम्प्लॉयमेंट ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है।
अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर दिस इंटरिम बजट शोज दैट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लगातार घट रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरा गिरता हुआ ग्राफ दिखा रहा है, पर सच्चाई आपके और हमारे दिल में है कि अनएम्प्लॉयमेंट वाकई में एग्जिस्ट करता है। एस्पिरेंट्स का नंबर अगर आप देखें 8 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, दिख रहा है अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है कहाँ नहीं है। 16 लाख यूपी पीसीएस का भर रहे हैं, बिहार अनलिमिटेड भर रहे हैं। तो पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको क्यों लग रहा है सरकार अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दिखा रही है, या शायद यही फैक्ट सही है, हम लोग गलत लेके बैठे हैं? क्या लगता है? सारा आंसर आज आप ही तैयार करके आए हैं। बाकी लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतना दिख रहा है, या मतलब है पर एग्जिस्ट कर रहा है, पर सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है कि वो बजट में भी दिखा दे अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा क्यों? हाँ सर, वो सेंसस ही नहीं पास कर रहे हैं जिससे पता लगे कि क्या। सेंसस सबसे बड़ा लैकुना बना हुआ है, जब तक नहीं होगा पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा कुछ क्या लगता है? हाँ, people are more into government naukari than private, sir. So mostly people are investing more into coaching centers than getting enrolled into a private jobs, and also I consider it is ये तो अनएम्प्लॉयमेंट तो भी कम होगा ना, प्राइवेट में भी जाएंगे तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। हाँ, इम्पोर्टेंट रीजन है, एक पॉलिटिकल रीजन भी है जो नहीं, वो तो डेटा वाला है। बट एक अजीम प्रेम जी ने एक स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक कुछ रिपोर्ट जारी किया था, और वो रीज़न था कि इंडिया में जॉब्स हैं बट क्वालिटी प्रोफेशनल जॉब्स नहीं है, हाई स्किल्ड जॉब्स नहीं है। बच्चे यहाँ अच्छे अच्छे एजुकेशन लेकर आते हैं तो उनको 30-40 हज़ार का, बिकॉज लुक एट इन्फ्लेशन, 30-40 हज़ार कुछ नहीं है, क्योंकि अगले साल आप मार्केट से ही आप दिल्ली में रहने लायक नहीं रह जाओगे। सो एवरीबडी इज एस्पायरिंग फॉर हाई पेड quality jobs and the economy is not able to produce it. Second thing, talking about data, recently was listening FM, our FM. So if journalist ने उनसे पूछा कि जॉब का क्या सीन है मैम, और IIT IIM के अगर बच्चे हों इस बार प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो FM ने ये जवाब दिया है कि आप मुद्रा के डेटा देखिए, आप ये क्या कहते हैं स्टार्टअप्स का डेटा देखिए। सो बेसिकली अब उसमें सच्चाई ये 10 साल बाद पता चलेगा कि इस ट्रांजिशन के समय उधर जॉब क्रिएट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, बिकॉज सब कोई जाके स्टार्टअप नहीं खोल रहा है। एंड जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि डेटा हमारे पास नहीं है। किसी भी पॉलिसी मेकिंग के लिए राइट काइंड ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट 6 और 7 ईयर्स में नहीं हो रहा है। कंजम्पशन डेटा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं है, NSSO CSO सैंपल सर्वे नहीं है। सो दीज आर द प्रॉब्लम। सही में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मेंस का क्वेश्चन भी आया था, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, कि क्राइसिस ऑफ डेटा के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है मेंस एग्जाम में कि हमारा डेटा कितना यूजेबल है, यूजेबिलिटी क्राइटेरिया कितना या फैक्टर कितना है हमारे डेटा का। कुछ बोल रहे थे आप? जी भैया कि मैं पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा, और एक पॉइंट जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, जो जिस तरीके से दिखाया जाता है, जो हमारे डाटा में कहते हैं कि इतना % जो है एजुकेटेड लोग हैं और ग्रेजुएट लोग हैं, लेकिन रिसेंटली एक डाटा आया था कि 58% of graduate people are not capable of having jobs. So these are also the concern of behind this, because our education system only providing degree, but they are not providing that much skill set. This is देखिए, ये अपने आप को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग वाकई में जिम्मेदार हैं इसके लिए। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम आई थिंक सर्टिफिकेट बेस्ड रह गया, और बिल्कुल सही है इनका कहना। सर्टिफिकेट जरूर है हमारे पास, पर एजुकेशन रिक्वायर्ड जो है वो शायद ना भी हो। बट फिर भी एक क्वेश्चन जो बार बार उठ रहा है, कुछ शायद अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है, मुद्रा योजना और ये सब चल रही है। सॉरी, स्किल इंडिया कैंपेन और स्किल इंडिया मिशन भी चल रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर जैसे बिहार में कुछ बाहर आई है, आपको पता चला होगा, लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन बिहार वेरी रिसेंटली, उसमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी एक मुद्दा चला है। किसी का कहना था कि मैं सबको एम्प्लॉयमेंट बांट रहा हूं, किसी का कहना है नहीं मैंने बांटी है। आपका कैसा एक वे फॉरवर्ड है कि अगर एम्प्लॉयमेंट सबको मिल जाए, या सबको नहीं तो मान लीजिए ऑप्टिमम हो जाए, तो क्या आपके पास एक सोल्यूशन है हाउ टू हैव ऑप्टिमम एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री? ऑप्टिमम, मैक्सिमम तो नहीं हो सकता, सबको नहीं मिल सकता है, पर ऑप्टिमम कैसे हो सकता है? थोड़ा लॉजिक चाहिए। हाँ, इनिशियली जब हमारा जो कंट्री था वो इंडिपेंडेंट हुआ, तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इग्नोर किया। तो इस पॉइंट पे अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा ग्रो करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। तो हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए। दैट्स हमने मुद्रा योजना लेके आया है, MSME का प्रमोट किया।
बिल्कुल सही। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे 2016-17 का, तो एक बहुत वैलिड पॉइंट उसमें लिखा था, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया जाए, इट हैज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और सबसे बड़ा डर इस समय लगा हुआ है, थाईलैंड, वियतनाम भी बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं, तो हमारा जो कपड़े का बिजनेस भी हुआ करता था वो भी गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को वापस से इंडस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। और कुछ आ रहे हैं, अब तक आ रहे हैं, उधर कुछ लग रहा है क्या, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो सकती है? हमको लग रहा है जो लोग नहीं बोल पा रहे ना, वो चाय ले लीजिए, चाय के बाद शायद दिमाग खुले। हाँ सर, जैसे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें देखा जाता है कि नॉर्मल जो वर्कर है वो मिडिल वाले वर्कर है, तो उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती, हायर स्किल्स भी नहीं होती है। तो मोस्टली सरकार को क्या करना चाहिए कि उनको मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि वो जो पर्सनस है जो मिड क्राइटेरिया में रखते हैं और वही हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादा है, तो उनको उसमें डाला जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, रादर देन अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखता है वो कम हो जाएगा। राइट। क्या आपको लगता है कि प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब्स का जो बहुत बड़ा डिबेट है, क्या इस डिबेट को थोड़ा सा कम करके वी शुड ओनली वर्क फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड वी शुड नॉट सी कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? क्या आपको लगता है ये भी करना चाहिए? क्योंकि फिलहाल एक बहुत बड़ा मुद्दा यही बना है। प्राइवेटाइजेशन ये सरकार मुखर तरीके से कर रही है, एंड इवन इन ब्यूरोक्रेसी आल्सो लैटरल एंट्रीज काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं। सो दैट्स मैं लास्ट जो डिबेट था उसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हमारे पास अभी इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना कहीं ना कहीं अब थोड़ा ऐसे स्पेस पे है जहाँ पे उसको एक अल्टरनेटिव की ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड को। हमारा जो रूरल MSME सेक्टर है उस ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर हम कहीं से, क्योंकि कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आर्टिसंस हैं, सब कुछ हैं, अगर हम इनको जैसे सरकार कर भी रही है, इन सब मामलों में इस गवर्नमेंट ने बहुत सारा अच्छा कदम लिया है, तो अगर इनको हम उससे लिंक करें एक्सपोर्ट से, और रैदर देन जस्ट क्रिएटिंग लाइक मोनोपोली क्रिएट करने से अच्छा है कि स्टेट लेवल पे मल्टीपल स्मॉल और बिग मीडियम MSMEs डेवलप किए जाएं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो है जैसा ये बोल रहे थे, बहुत राइट डेटा है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लोगों की संख्या कम है, मेजॉरिटी जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनके पास कम है, जिनको इन वैल्यू चेन्स में ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। वी हैव टू टेक दैट एज अ। अच्छा, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं। आज तक का सबसे ज्यादा बजट देने वाले या पेश करने वाले कौन रहे हैं? मोरारजी देसाई। कितना बजट दिया उन्होंने? 10 बजट पेश किया है। एंड व्हाट वाज द नंबर ऑफ दिस बजट दैट हैज कम अप फॉर आवर FM? उनका कौन सा बजट था? ये 6 बजट था। अच्छा, क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि PM ने ही बजट की स्पीच देके बजट प्रेजेंट कर दिया? ऐसा हुआ है कभी? हाथ उठा के जवाब दीजिएगा, बोलिएगा मत। क्या कभी प्राइम मिनिस्टर ने हैज प्रेजेंटेड द बजट? क्या लगता है? हाँ, इंदिरा गांधी ओनली। आई नो इंदिरा गांधी, ओके, ही नोज इंदिरा गांधी। और कोई? मोरारजी देसाई। PM जो बजट दिया हो वो कौन है? एक जवाब सही है, इंदिरा गांधी जी इज देयर। और कोई? हाँ, नेहरू, यस, इंदिरा गांधी। एक और अभी भी बाकी है। नहीं, राजीव गांधी 1988। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड नेहरू जी हैज गिवन एज PM और क्राइसिस में दिया, मतलब उनके जो FM थे वो रिजाइन कर दिए, तब उन्होंने बजट पेश किया। मे बी वन मोर क्वेश्चन टू यू, बजट के लिए ही है कि जो प्रोसेस होता है बजट पास होने का, उसको बस आप सरल भाषा में 3 स्टेज होते हैं, आप बस सरल भाषा में हमें बता दीजिए कि क्या बजट और कैसे पास होता है। बस आप इतना बता दीजिए, कितनी रीडिंग कहां होती है, बजट पास करना है, कैसे होगा? ये तो पढ़ा है सबने, फैक्ट भी नहीं है। हाँ, कौन है? इधर से आ रहा है आंसर, ऐसा लग रहा है। नहीं, बजट कैसे पास हो रहा है? तो प्रोसेस, हाँ पता है, कंफ्यूजन है। आप सर्वज्ञ हैं यहाँ पे, आपको सब पता है, ये भी पता होगा, इसलिए आप पे हम लास्ट में आएंगे। और कुछ? हाँ सर, पहले डिस्कशन होगा, ठीक है, उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा, फिर अप्रोप्रिएशन बिल को पास करेंगे, प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाएगा और उसके बाद पास हो जाएगा। हाउस गायब हो गए? दोनों हाउस में डिस्कस होगा, लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसके ऊपर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। दोनों में से कहीं भी हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं लोकसभा में। बजट मनी बिल लोकसभा में होगा सर, गलती हो। बजट मनी बिल
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बहुत दूर से आए, हम समझ रहे, इसीलिए आप परेशान हो गए थोड़ा, वो गाजियाबाद से आ रहे हैं। चलिए, शायद यही इन्होंने सही बिल्कुल बताया, लोकसभा में ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा के पास पावर तो वैसे भी कुछ नहीं है, सुन सुना के वापस भेज देंगे। ओके, जस्ट वन मोर क्वेश्चन और इंटरिम बजट से ही लेते हैं। आई वॉज सीइंग दिस इंटरिम बजट में शायद एक स्कीम हमें दिख रही थी, मे बी फॉर रेलवेज के 3 कॉरिडोर की बात की गई है, 3 कॉरिडोर्स फॉर रेलवे। रेलवे के ऊपर बहुत ज्यादा ही ध्यान दे दिया गया है। माई क्वेश्चन इज, वाई नॉट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाई रेलवेज? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत का सबसे लुल है, खत्म हो चुका है, पर फिर भी आप रेलवे पे ध्यान दे रहे, उस पे ध्यान नहीं दे रहे। व्हाई इज दिस? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? हाँ, मतलब आ रहे आप सर्वज्ञ, आपके बाद में आएंगे। इधर इनलैंड वाटर पे ध्यान देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? lot of devotional aspect is related to the inland waterway. डिवोशनल मतलब कस्टम है उसका, ऐसा रिलीजियस एंगल? Perennial rivers are limited. नहीं, हमारे पास अच्छा खासा रिवर्स है जिनको हम लिंक करके कर सकते हैं, वो सही, वो कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। जितना मतलब रेलवे सस्टेनेबल है उतना सस्टेनेबिलिटी नहीं है। हाँ, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, उससे उतना कैपिटल लगाना है। सही बात है। देखिए, यू डोंट हैव रिवर्स दैट आर इंटरलिंक्ड, आपको इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी, उसका डिबेट चल ही रहा है, और पैसा चाहिए, बजट चाहिए, कहीं से पानी उठा के डालना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा, इतना पैसा भी है नहीं, तो रेलवे में पैसा झोंको, उससे पैसा मिल जाएगा। उड़ान स्कीम को कम बजट दिया गया है, क्या उड़ान से मन उठ चुका है हम लोग का? उड़ान अब उड़ना नहीं है, उड़े देश का आम नागरिक। नहीं, आपसे डर लग रहा है, उड़े देश का आम नागरिक, क्या लग रहा है क्यों बजट कम दिया गया है? ऑलरेडी इंडस्ट्री बूम कर रही है, काफ़ी फ्लाइट आ चुकी है। अरे इंडिगो तो अपनी फ्लाइट्स को खड़े पार्क किए हुए हैं, वो तो उड़ ही नहीं पा रहे, और आपके एक फ्लाइट्स अभी हाल ही में जेट एयरवेज बंद हो गई, बच कौन सी रही है? इंडिगो और एयर इंडिया जैसे तैसे चल रही है, स्पाइस जेट चल रही है जैसे तैसे। सर ऑलरेडी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बजट दिया गया था, बट रिवाइज एस्टिमेट पे पता चला कि जितना बजट हमने एलोकेट किया उससे कम ही यूज़ हुआ है। दैट्स वाई इस बार हमने थोड़ा कम बजट को उसको एलोकेट किया। ये स्पीच सुने हैं पूरा बैठ के, हमें तो ऐसा लग रहा है। सी द पॉइंट इज, उड़ान स्कीम में इस बार कम बजट बताया गया, 2-3 रीजन है। एक बिल्कुल सही वैलिड रीजन था कि आपने एलोकेट किया था, पैसा यूज नहीं हुआ, तो आपने बोला कि जब कोई यूज ही नहीं कर रहा है तो वापस ले लो। दूसरा, शायद उड़ान स्कीम ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो बहुत फंक्शनल नहीं हो पाई है। एयरपोर्ट्स बने हैं, सही बात है, बट एयरपोर्ट्स के अलावा अगर आप एयरक्राफ्ट और इन सब की बात करेंगे, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, हैज नॉट कम अप वेरी मच, और शायद इसीलिए उड़ान पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। वंदे भारत है तो फिर उड़ान पे क्यों ध्यान देना? वंदे भारत सबको जोड़ी दे रही है ऊपर से नीचे, 8 घंटे में कहीं भी बैठ के चले जाइए, हेंस इस पे ध्यान नहीं दिया गया। और आपको पता हो 40,000 कोच वंदे भारत के तर्ज पे बनाए जाएंगे, दैट वाज द टॉक। ऐसा वंदे भारत से लगाव क्यों? कोई नहीं, वंदे भारत से लगाव तो होगा, भारत है भाई, ऐसा कुछ मत सोचिएगा यहाँ पे, वो तो लगाव है, पर रेलवे में वंदे भारत ऐसा लगाव क्यों? सर क्योंकि वो टाइम कम ले रही है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। राजधानी शताब्दी भी कम लेती थी, उसको क्यों हटा रहे हैं? एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है वो ग्रीन एनर्जी, नहीं, आपको बताना पड़ेगा वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है। वायबिलिटी गैप फंडिंग बहुत सारे, जैसे वायबिलिटी हम बिजनेसेस को सरकार करने से पहले या प्राइवेट लोगों को देने से पहले एक स्टडी करती है कि वो मतलब प्रॉफिट वाला होगा या नहीं होगा। व्हेन दे फाउंड कि बिजनेसेस, व्हेन द गवर्नमेंट फाउंड्स it might not be incentivizing for private entities, they have to put in some money to attract private bidders, that is VGF। उड़ान में जैसा डिस्कशन पूरा चल रहा था कि वो पैसा उठा करके जो और सनराइज सेक्टर्स हैं, जैसे FM बोल रहे थे, तो उधर उठाने की बात है, जहाँ पे सूर्योदय, ये वो जितना भी ग्रीन एनर्जी वाला है, और जो सनराइज सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे डालने का है। क्योंकि रीजनल में ये भी देखने का है कि जब तक मतलब खुद से डिमांड नहीं आएगी लोगों का अपना ट्रैवल करने का, और ये सर्टेन मेट्रोपॉलिटन तक ही सीमित है, बहुत ज़्यादा जो लोग उड़ रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो जो रीजनल वाला स्कीम है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। सो इट्स स्टिल अ थिंग टू नो। फार्मर्स के लिए कुछ है क्या इस बजट में? फार्मर्स के लिए पिलर तो बताया गया, फार्मर है, गरीब है, महिलाएं हैं, फार्मर्स के लिए क्या किया है? कुछ है क्या इसमें? क्या ये बजट्स भी सुने हैं सर? फार्मर्स के लिए बेसिकली पीएम किसान को हाईलाइट किया गया, फिर वो तो फसल बीमा चल रहा है, फसल बीमा योजना चल रहा है सर। तो बेसिकली इसमें हाईलाइट किया गया जो फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी दी जाती है उसको रिड्यूस किया गया, और प्रमोट करना है नैनो DAP को यूज़ करने के लिए। बेसिक यही हाईलाइट्स था।
और कुछ फार्मर्स के लिए किया गया हो, और कुछ एनीथिंग फॉर फार्मर्स? हाँ, ऑयल सीड से रिलेटेड कोई एक नई स्कीम आने ऑयल सीड से रिलेटेड पहले भी एक स्कीम आ चुकी थी, फिर से लॉन्च करने की बात की गई है दैट वी हैव टू रिवाइव द ऑयल सीड सेक्टर। आखिर ऑयल सीड्स के लिए ऑब्सेस्ड क्यों हैं हम लोग, क्यों रिवाइव करना चाहते हैं? इधर सन्नाटा पड़ा है, ऑयल सीड्स को रिवाइव क्यों करना चाहते हैं? अरे अभी जाके जो खाए पिएंगे ना उसमें तेल ही लगेगा, वो तेल आ कहां से रहा है? ऑयल सीड्स, और ऑयल सीड्स भारत में कैश क्रॉप पर रिटर्न ज़्यादा होता है ना, तो ऑयल सीड्स नहीं लगाई जाती हैं। आप ऑयल जो एडिबल ऑयल है आप इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा अगर एक्सचेकर बटन आप देखेंगे फूड में तो सबसे ज्यादा ऑयल लेके जा रहा है, इसीलिए आप ऑयल सीड्स का यहाँ काम कर रहे हैं, सो दैट यू कैन हैव सम ऑयल सीड्स हियर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। फार्मर्स हो गया, सब हो गए, यूथ के बारे में जो बात की गई, अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा हो गई है, बट स्टिल आई वांट टू सी दैट एग्जाम्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी रिलेटेड विद यूथ। कहाँ देख रहे हैं आप, मे बी आप अपने आप को आज से 4-5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? सीइंग द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, 4-5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं जैसे हालात अभी चल रहे हैं? और वैकेंसी ऐसा भी नहीं है कि बहुत भर भर के आ रही है। आई थिंक ये शायद इलेक्शन ईयर है तो आपको ठीक ठाक वैकेंसी मिल सकती है, 1000 के आसपास शायद अटकलें हैं कि आ जाए, बट स्टिल ज़्यादा भी आ जाए तो अच्छा है। बट कहाँ देख रहे हैं आप 4-5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? सीइंग द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, आपका हमको पता है आप कहाँ देख रहे हैं। हाँ, कोई और? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। अरे बाप रे बाप, 5 साल में ही ट्रेनिंग छोड़ के क्या, डायरेक्ट लेवरेज लेके? हाँ, इधर 5 साल बाद क्या लग रहा है, क्या बनने वाले हैं? अरे 5 साल बाद सोच तो सकते, सपना तो है। अच्छा, मतलब आप कॉन्क्रीट अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे? हाँ, आप बोलिए। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अरे बाप, भाई इन्हीं से परमिशन लेंगे अब अगली बार। एनीवन एल्स जिसको लग रहा है? हाँ हाँ, बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए। पर्सनल मतलब यूथ का बताना है कि यूथ आपने देखते वहाँ यूथ का आई थिंक बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं आने वाला है, मोर और लेस यही रहने वाला है। और प्राइवेट जॉब्स आएंगे ऐसा मानना है, और पब्लिक और श्रिंक होगा। सरकार चाहती है कि इवन स्ट्रेटेजिक एरियाज में भी मिनिमम पब्लिक इंटरवेंशन हो। अच्छा, एआई खत्म कर देगा क्या सब कुछ? एआई से क्या लगता है, इज इट अ लॉस और शुड वी कंटिन्यू विद दिस एआई का पॉलिसी? हमारा तो मिशन भी एआई का। क्या लगता है, एआई को बंद कर देना चाहिए? नहीं, एआई के फायदे, जॉब लॉस होगा क्या? यस, तो बंद कर देना चाहिए। नहीं सर, बंद नहीं करे, जॉब लॉस हो चलेगा, फायदा क्या एआई का? आते हाँ दचिकिता जी। सर, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैन्युफैक्चरिंग के पूरे प्रोसेस को देखा जाए तो R&D में सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर जो है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है उसमें वैल्यू एडिशन सबसे कम प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप होता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो दिखती है एआई को देख के कि एक तो स्ट्रेंथ है हमारा सर्विसेज सेक्टर, और एआई के आने से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है कि इसके तरफ भी अगर कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस के हिसाब से रीस्किल या अपस्किल किया जाए लोगों को तो ज़्यादा फायदा आने का अपॉर्चुनिटी है। और R&D जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सेटअप करने की बात की गई है, जैसे हम लोग डिस्कस भी करते हैं स्पेशल इनोवेशन जोन्स या फिर सैंडबॉक्स बनाना और टेस्ट करना, फायदा होगा। देखिए, एक रिपोर्ट भी आई थी एआई के ऊपर, और ये मिथ है कहना कि जॉब लॉस होगा। अगर आप अपना स्किल अपग्रेड कर सकते हैं तो एआई कैन बेनिफिट अस। $957 बिलियन एक मैकिन्ली की रिपोर्ट आई थी, मैकिन्ली या मैकेंजी करके कुछ है, उसका रिपोर्ट में बोला था $957 बिलियन कैन बी एडेड टू इंडियाज इकोनॉमी, एंड ये अगले 4-5 साल की बात है, बशर्ते आप अपना स्किल अपडेट कर लें। हाँ, कुछ बोल रहे थे? जो अभी रिसेंटली इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू पब्लिश किया है उसमें एक IMF का पेपर कोट किया था इन लोगों ने कि जो डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे अभी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का उतना सीप इन नहीं हुआ है, इंडिया इज़ ए स्पेशल केस, बहुत सारे लोगों का स्मार्टफोन है, वहाँ पे 40% जॉब लॉस का खतरा है अनलेस वी मॉडर्नाइज और डिजिटाइज आवर सोसाइटीज़ एंड वी ट्रेन आवर यूथ्स एंड पीपल। सर्विसेज है तो वी ऑल्सो नीड टू नो कि सर्विसेज में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन थ्रू सॉफ्टवेयर्स and that would ultimately shrink the economy also. So it's a job of our government and policymakers also to train our youths in this format. अच्छा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बहुत न्यूज में रहता है, ईडी, कुछ बोलना चाहेंगे ईडी के बारे में? कैसा फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है? एनी कमेंट्स ऑन ईडी? वैसे तो अच्छा ही कर रहा होगा, सरकारी एजेंसी, आप लोग भी जाएंगे, बहुत अच्छा कर रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है? घर तो नहीं पहुंची ना, घर तक तो अभी नहीं आई ना ईडी। झारखंड में जो हुआ है सबको पता है। खैर कोई बात, ईडी के ऊपर एनीथिंग एल्स? हाँ, थोड़ा पॉलिटिकल मत रखिएगा इसको।
नॉर्मली ईडी एंड योर एकेडमिक थिंग. ये मैं नहीं, पॉलिटिकल नहीं जानना है. पॉलिटिकल तो हम लोग बोल सकते हैं. ईडी और कैसा चल रहा है अभी माहौल, व्हाट शुड बी. आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को किसी जमाने में एक केस्ड पैरट बोला था. केस्ड पैरट. क्या आपको लगता है समय आ चुका है फिर से ऐसी बातों को वापस से उठाने का और बॉडीज जो भी आपकी बनती है उनको ऑटोनोमस दर्जा देने का समय आ चुका है? क्या क्या बोलेंगे नचिकेता जी? सर मेरे को लगता है कि अगर ईडी जो जैसी बॉडी है उसका काम जो चीज़ करना होना चाहिए वो उधर उतनी ज़्यादा फंक्शनल नहीं दिखती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और जो फेडरल प्रिंसिपल्स है उसको हर्ट करते हुए ज़्यादा दिख जाती है, तो जो कि देख के अच्छा नहीं लगता है ऑब्वियसली. तो पता नहीं, उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है. वेपनाइजेशन का एक फॉर्म है. ठीक है, ठीक है. एनीथिंग एल्स? पॉलिटिकल नहीं. एक रिसेंट पीएमएलए में चेंजेस ला करके ईडी को टीथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया है. जो अर्लियर सीबीआई काम करती थी, बट सीबीआई के साथ एक प्रॉब्लम है. पीएमएलए पता है सबको. पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बात कर रहे हाँ, हैं. तो सीबीआई के साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि सीबीआई को अगर किसी स्टेट में जांच करना है तो वहाँ के सरकार से भी परमिशन लेना पड़ता था. ईडी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, धड़ाधड़ छापामारी करो. मेरा जो कंसर्न क्या है, डेमोक्रेटिक इंडेक्स पे है, और जो इंडिया का सॉफ्ट पावर जो क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट मंगाना है, अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने हैं, तो वी नीड टू, हम लोग ऑपोजिशन का एकदम वो नहीं कर सकते, स्पेस दबा नहीं सकते बाय यूजिंग आवर वट एवर मशीनरी वी हैव. सो वी नीड टू लुक एट द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, और जिससे हम काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट और काफ़ी सारा हम लेवरेज गेन करते हैं. आई थिंक ग्रेट. और शायद आप में से कुछ लोग हैं जो ईडी में जाएंगे भी, तो याद रखिएगा जो बोला गया है और कोशिश करिएगा. आई थिंक चर्चा यही समाप्त करते हैं. विल मीट लेटर सम टाइम अगेन, और अगला मुद्दा लेकर आएंगे. पर चाय जरूर पीना है हम लोग को साथ में, तो आइए चाय पी लिया जाए पहले, उसके बाद में बाकी बातें करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हाँ, आइए चाय लेते हैं. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. An academy. Let's crack it.